चलिए, तो आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग आगे से आगे का कंटिन्यू करते हैं और ये वॉल्यूम 7 है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का प्रथम अनुसंधान परीक्षण केंद्र विकसित किया गया है। ठीक है, क्या चीज का अध्ययन करने के लिए? तो नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे एवं राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली संयुक्त रूप से इस सुविधा का विकास करेंगे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, तो बताओ नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का प्रथम अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस संस्था के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, एवं राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली, मतलब तीनों संस्था संयुक्त रूप से विकसित कर रही है क्या चीज का अध्ययन करने? नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। अब आगे देखेंगे, इसका उद्देश्य देश के पूर्वी भागों में गरज के साथ आने वाले तूफानों के गठन, चरण, विकास एवं प्रसार का अध्ययन करना है। यह प्रस्तावित केंद्र पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड से लगे विशाल क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो नॉर्वेस्टर की बात करेंगे तो कहाँ पे नॉर्वेस्टर मुख्य तौर पे आती है? कहाँ पे आती है? इसको काल वैसाखी भी कहते हैं। कहाँ पे आती है ये? गर्म हवा होता है, कहाँ पे होता है? ठीक है, ध्यान पश्चिम में, बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से जो राज्य सटे हुए, जैसे ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, तो इन सारे ही क्षेत्रों को मतलब क्या करेगी? प्रभावित करेगी। इसके लिए निमंत्रण केंद्र जो बनाया गया है, निमंत्रण केंद्र जो बनाया गया, कहाँ पे बनाया? ओडिशा के भद्रक जिले के चांदवाली नामक स्थान पे। कहाँ पे बनाया गया है निमंत्रण केंद्र? कहाँ पे बनाया गया है? तो ओडिशा में बनाया गया है। ओडिशा में कौन सा जिला? भद्रक जिला। जिला का नाम क्या है? भद्रक जिला। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ओडिशा के भद्रक जिला के चांदवाली नामक स्थान पे बनाया गया है। ठीक है, नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी पूर्व एवं उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से उत्पन्न होने वाली तीव्र आंधी एवं तूफानों का नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या होता है? तीव्र आंधी एवं तूफान है जो कि भारत के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो मुख्यतः आप ध्यान में रखेंगे भारत के पूर्व एवं उत्तर पूर्व, ठीक है, ईस्ट एवं नॉर्थ ईस्ट हिस्से को प्रभावित करता है। दक्षिणी नेपाल को भी प्रभावित करता है। ठीक है, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से उत्पन्न होने वाली तीव्र आंधी एवं तूफान है। ठीक है, और भारत के अगर पूछेंगे कौन सा राज्य इनसे प्रभावित होगा, तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तीनों राज्य आपस ये सीमा बनाती है ना, पश्चिम बंगाल से ओडिशा एवं झारखंड, तो ये काफी अधिक इनसे प्रभावित होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में नॉर्वेस्टर के लिए रिसर्च वगैरह किया जाएगा कहाँ पे? तो उड़ीसा के भद्रक के, ठीक है, चांदवाली नामक स्थान पे। ठीक है, भारत में बेबेक्स कॉलिंग क्या होता है? तो टाटा कम्युनिकेशन ने भारत में वेवेक्स कॉलिंग को लॉन्च करने के लिए सिस्को के साथ साझेदारी की है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, तो बताओ वेवेक्स कॉलिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेवेक्स कॉलिंग की बात करेंगे, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको ध्यान रखना है टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो टाटा कम्युनिकेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ में टाटा कम्युनिकेशन खुद ही की है या फिर किसी के साथ साझेदारी की है? तो आपको ध्यान में रखना है किसके साथ साझेदारी की थी? सिस्को के साथ। क्या है? सिस्को के साथ। आप देखेंगे बेबेक्स कॉलिंग होता क्या है, जरा इसको समझना है। इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, साइंस एंड टेक में ऐसे प्रश्न आएंगे, और क्या होता है उसको जरा हम लोग समझते हैं। तो बेबेक्स कॉलिंग एक आधुनिक एवं व्यापक बिजनेस फोन प्रणाली है जो वैश्विक स्तर पर उपलब्ध एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्यम ग्रेड कॉलिंग की सुविधा प्रदान करती है। मतलब ये एक कॉलिंग है जिसको हम लोग मुख्यतः, ठीक है, व्यावसायिक कार्यों में ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रणाली के विषय पर 14 मिलियन से अधिक उपयोग करता है। ठीक है, मतलब कितने हैं? 14 मिलियन इसके उपयोग, यूजर की बात करेंगे तो 14 मिलियन इसके यूजर है। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने क्लाउड पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के साथ वेबएक्स कॉलिंग लॉन्च करने के लिए, ठीक है, सिस्को सिस्टम के साथ साझेदारी की। ये भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, वेबएक्स कॉलिंग की बात करेंगे तो मुख्यतः ये वेबएक्स कॉलिंग जो बिजनेस फोन प्रणाली है, ठीक है, आधुनिक है और काफी व्यापक है। मुख्य रूप से इनका प्रयोग जो होता है व्यावसायिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। 14 मिलियन से अधिक इसका यूजर है। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया है, और साथ में किसके साथ समझौता किया है, साझेदारी किया है? तो ध्यान में रखना आपको, सिस्को के साथ। किसके साथ? सिस्को के साथ। ठीक है, और भारत की अपनी तरह की पहली सुविधा होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ठीक है, क्या है? तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ठीक है, तो इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। ठीक है, किसने किया? इसरो ने। तो इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक क्या किया? संपन्न किया है। तो इसरो ने सफलतापूर्वक लिक्विड रॉकेट इंजन, जिसका नाम PS4 इंजन है, ठीक है, और PSLV का चौथा चरण है। ठीक है, PS4 इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि PSLV का
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, उसका फोर्थ चरण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके परीक्षण को संपन्न किया है, ठीक है। इस रॉकेट इंजन का निर्माण, ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया गया, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया, ठीक है। तो इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछेगा ये मतलब कौन सा चरण है पीएसएलवी का, तो फोर्थ चरण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फोर्थ चरण है। लिक्विड रॉकेट इंजन PS4 इंजन है, जो कि पीएसएलवी का चौथा चरण है, ठीक है। इस इंजन का निर्माण किसने किया है, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर LPSC इसरो द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं इसके निर्माण में कम मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता हुई और उत्पादन समय की भी बचत होती है, ठीक है। AAM, ठीक है, AM, ठीक है, AM 3D प्रिंटिंग जैसी प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी डिजिटल 3D मॉडल से त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशन वस्तु का निर्माण, इसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री को परत दर परत जोड़ते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉन्वेंशनल निर्माण मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, यह पारंपरिक विनिर्माण से बिल्कुल विपरीत है। पारंपरिक विनिर्माण में वस्तु का निर्माण कच्चे माल के एक बड़े टुकड़े को काटकर सामग्री को नियंत्रित के रूप में हटाकर उसका वांछित आकार या भाग बनाया जाता है, ठीक है। AM सामग्रियों में थर्मोप्लास्टिक धातु एवं धातु मिश्र सिरेमिक्स एवं जैव सामग्रियों तथा जैव स्याही जिसको बायो इंक कहते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ये थोड़ा आधुनिक तरीके से इसका निर्माण होता है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखोगे तो किसी डिजिटल 3D मॉडल में त्रिआयामी वस्तु का निर्माण, इसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री को परत दर परत जोड़ते हुए करते हैं, ठीक है। 3 आयामी को 3 डायमेंशन कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये थोड़ा अलग तरीके से इसका निर्माण किया जाता है और ये मुख्य रूप से चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अपना क्या किया, सफलतापूर्वक संपन्न किया है, ठीक है, ध्यान में रखना। हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर क्या है, तो जापान एवं अमेरिका ने साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को 2030 तक मतलब 2030 के दशक तक विकसित करने के लिए समझौते हस्ताक्षर किए, ठीक है। साथ में कौन कौन शामिल है, तो साथ में आपको ध्यान रखना यूएसए एंड जापान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूएसए जापान, ठीक है। जापान की बात करेंगे तो यूएसए का एलआई है, ठीक है। आप बोलोगे सर एलआई क्या होता है, तो भारत की बात करेंगे, भारत समझौता भले ही करता है लेकिन हम किसी के एलआई नहीं है, हम अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को मतलब देखते हैं। लेकिन जापान यूएसए के एलआई है, साउथ कोरिया यूएसए का एलआई है, ठीक है। ताइवान की बात करेंगे तो वो भी ऐसा ही है। तो इस तरह की जो चीजें जो होती है, तभी हाल फिलहाल में हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को, ठीक है, 2030 के दशक तक विकसित करने के लिए जापान ने यूएसए के साथ क्या किया है, तो समझौता किया, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जापान एवं अमेरिका ने हाल में ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने वाले इंटरसेप्टरों को बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। किसने, तो जापान और अमेरिका ने, ठीक है। इन दोनों देशों के मध्य $3 बिलियन से अधिक मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ताकि इसे आधिकारिक आधार प्रदान किया जा सके। इस आशय का विचार कैंप डेविड में गत वर्ष अगस्त माह में हुई बैठक में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो कैंप डेविड जगह का नाम है, वहां पे एक बैठक होता है अगस्त माह में, वहां पे इन सारी चीजों का निर्णय लिया जाता है। क्या होता है इंटरसेप्टर मिसाइल, क्या होता है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने वाले इंटरसेप्टरों को बनाने के लिए दोनों देशों ने मिलकर समझौता किया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये समझौता कितने बिलियन डॉलर की थी, तो $3 बिलियन, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे सेमी सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसको SCE 200 क्या है, तो इसरो ने प्रथम प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE 200 के लिए संपन्न किया, ठीक है। अब देखिए ये जो है सो आपका यहाँ पे दिया हुआ सारी चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेलोड की बात करेंगे तो ये 5 मीटर का पेलोड है। डायमेंशन की बात करें, डायमीटर की बात करेंगे तो 4 मीटर का है। तीसरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन से पावर्ड होगी, ठीक है। विकास इंजन को रिप्लेस करेगा, ऐसी क्रायोजेनिक इंजन है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, दो विकास इंजन को पावर्ड लिक्विड स्टेज में पहुंचा देगी। पहली स्टेज में क्या होगा, तो दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर 5200 होगा, ठीक है। तो जरा इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर कितना है, तो हाइट की बात करेंगे, ध्यान में रखना है हाइट क्या है, 43.5 मीटर की बात करेंगे तो इसका हाइट है, इसको रखना है, ठीक है। लिक्विड रॉकेट इंजन प्रणालियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागों में से एक, ठीक है, इग्निशन प्रक्रिया है, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन तरल ऑक्सीजन एवं केरोसिन के परनोदक संयोजन का उपयोग करता है, ठीक है।
तो ये परनोदक जो होता है रॉकेट के ईंधन को परनोदक कहते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करता है? तो तरल ऑक्सीजन, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन एवं केरोसिन के परनोदक को मिक्सिंग को यूज करता है, ठीक है। यह परीक्षण भविष्य में प्रमोशन रॉकेटों के बूस्टर चरणों को शक्ति देने के लिए 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने की दिशा में भी किया गया है। लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम बेंगलुरु लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर बेंगलुरु सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास के लिए इसरो का अग्रणी सेंटर है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन इग्निशन में आरंभिक ईंधन एम्पूल का प्रयोग किया जाएगा, जिसे ट्राइथाइल क्या लिखा हुआ है एल्युमिनाइड एवं ट्राइथाइल बोरोन के मिश्रण का प्रयोग किया जाएगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में नहीं रखना है, कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखना, सो आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बार इसरो ने पहला बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण ऐसी क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, के लिए संपन्न किया है, ठीक है। इसमें पेलोड जो होगा उसका 5 मीटर होगा, डायमीटर 4 मीटर है, हाइट की बात करेंगे तो 43.5 मीटर है, ठीक है। इसमें ईंधन का किसका प्रयोग होगा? तो ऑक्सीजन एवं केरोसिन के परनोदक का संयोजन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीजें इसी के बारे में दिया हुआ है आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। को पायलट प्लस पीसी, ठीक है, को पायलट प्लस पीसी क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट पीसी लॉन्च किया जिसमें उन्नत एआई फीचर है, ठीक है। तो को पायलट पीसी को किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। क्या है इसमें? तो ध्यान रखेंगे इसमें उन्नत एआई, ठीक है, क्या है, फीचर्स है, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट निकल कर आ रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, इसको कुछ समझने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो बताओ को पायलट, ठीक है, को पायलट को पायलट पीसी को किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, जो कि एआई तकनीक से मतलब क्या है, तो वह बसीभूत है, ठीक है। अब आते हैं और देखेंगे इसमें क्या प्रश्न बन सकता है। को पायलट प्लस पीसी, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, कि नई श्रेणी है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया। अब तक के निर्मित सभी विंडोज पीसी की तुलना में सर्वाधिक शक्तिशाली है। ये कंप्यूटर एआई फीचर है जो महत्वपूर्ण ढंग से हैंडल कर सकते हैं और इस प्रकार क्लाउड डेटा सेंटरों पर निर्भरता कम हो सकती है। एसर तथा, ठीक है, एसर तथा आसूस, ठीक है, दो कंपनियां है ना, एसर लैपटॉप बनाती है या फिर सिस्टम बनाती है, आसूस भी बनाती है। तो एसर आसूस कंप्यूटर विनिर्माताओं के सहयोग के साथ विकसित किया गया है, ठीक है। तो दोनों का आपको ध्यान में रखना है। चलिए ब्लू ओरिजिन क्या है? ब्लू ओरिजिन तो ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका स्पेस इंडस्ट्री में काम करती है। अब मुख्यतः आप देखोगे तो किस स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में काम करती है। तो ब्लू ओरिजिन का, ठीक है, NH-25 मिशन क्या है, क्यों चर्चा में है? तो 6 क्रू सदस्यों वाले ब्लू ओरिजिन, ठीक है, NH-25 मिशन को लॉन्च किया गया जिसमें एक भारतीय भी शामिल है, ठीक है। इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि इसमें क्या है, ध्यान में रखेंगे कि भारतीय भी आ गया है, ठीक है। भारतीय भी गए। 19 मई 2024 को ब्लू ऑरिजिन द्वारा निर्मित न्यू सेफेड रॉकेट सिस्टम का उपयोग करके ब्लू ऑरिजिन, ठीक है, NH-25 एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन को लॉन्च किया गया जिसमें 6 क्रू सदस्य थे, जिनमें गोपी थोताकुरा नामक एक भारतीय भी शामिल था, ठीक है। जो भारतीय जो इसमें शामिल है उनका नाम क्या है? गोपी थोताकुरा, ठीक है। इसे संयुक्त अमेरिका के पश्चिमी टेक्सास के एक लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ब्लू ऑरिजिन कंपनी के मालिक की बात करेंगे, जेब बेजोस है, जो कि कभी सीईओ थे, अभी नहीं ना अमेजोन के सीईओ, पहले अमेजोन के सीईओ भी हुआ करते थे। यह न्यू सेफेड कार्यक्रम के 7वां मानव अंतरिक्ष है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या प्रश्न बना? तो ब्लू ऑरिजिन, ठीक है, ब्लू ऑरिजिन का कौन सा मिशन? तो NH-25 मिशन, ठीक है। क्यों चर्चा में पड़ा? तो इसमें 6 क्रू सदस्य जिसमें से एक क्या है, भारतीय है। उस भारतीय सदस्य का नाम क्या है? तो भारतीय सदस्य का नाम की बात करेंगे तो गोपी थोताकुरा, ठीक है, ध्यान में रखना है। कहां से लॉन्च किया गया? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी टेक्सास के इसको लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्लू ऑरिजिन कंपनी के मालिक की बात करेंगे तो जेब बेजोस है, ठीक है। यह न्यू सेफेड कार्यक्रम के लिए 7वां मानव अंतरिक्ष उड़ान है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं कॉटन कैंडी जैसे घनत्व वाले सुपर फल की एक्सो प्लेनेट की खोज हुई है, ठीक है। किसका खोज हुआ है? तो सुपर फल की एक्सो प्लेनेट की खोज हुई, ध्यान में रखेंगे, जो कि कॉटन कैंडी जैसे घनत्व वाला है, ठीक है। शोधकर्ताओं की बात करेंगे तो एक सुपर फल की एक्सो प्लेनेट की खोज की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? WAST-193E, ठीक है, इसका नाम रखा गया, ठीक है। क्या है? तो इस एक्सोप्लैनेट का आकार बृहस्पति से 50% अधिक है, मतलब समझ रहे हैं, बृहस्पति का आकार अगर प्लेनेट की तुलना में बात करेंगे तो सबसे अधिक है। उससे भी मतलब क्या है, 50% मतलब क्या है, तो ज्यादा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका वजन बृहस्पति की
वजन का मात्र 1/7 भाग है, मतलब आकार इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका वजन की बात करेंगे तो बृहस्पति के वजन का 7वां भाग है, इसीलिए कॉटन कैंडी जैसा घनत्व वाला माना गया है। ठीक है, सुपर हल्की है, बहुत हल्का है। 1/7 की बात करेंगे तो बृहस्पति के तुलना में, जुपिटर के तुलना में इसका वजन है, वेट है। लेकिन अगर आकार की बात करेंगे तो कंपेयर टू अगर जुपिटर करेंगे तो उससे लगभग 50% क्या है, 50% इसका क्या है, आकार ज्यादा है। ठीक है, इससे एक्सो प्लैनेट को आरंभिक स्तर वाइड एंगल सर्च पर प्लेनेट द्वारा देखा गया। ठीक है, यह एक्सो प्लैनेट पृथ्वी से 1200 प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित है। ठीक है, WASP-193b दूसरा सबसे हल्का एक्सोप्लैनेट बन गया है। पहले स्थान पे कौन था, तो पहले स्थान पर केपलर 51d नामक एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, ये कुछ एक्सोप्लैनेट का नाम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला का नाम अभी जो यहाँ पे जो दिया हुआ इसका नाम क्या है, ठीक है, WASP-193e। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखो, जो कि बृहस्पति के आकार से 50% इसका आकार तो अधिक है। ठीक है, लेकिन इसका वेट की बात करेंगे, वजन की बात करेंगे तो बृहस्पति का 1/7 है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे कौन आ गया, ठीक है, दूसरे नंबर पर WASP-193b। ठीक है, ध्यान रखें 193e है, ये 193b है। उसके बाद पहले स्थान पर केपलर 51d है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक चीज और भी आपसे पूछा जाएगा, एक्सो प्लेनेट जो है मुख्य रूप से किससे बना होगा, तो हाइड्रोजन एवं, ठीक है, हीलियम के गैस से बने होते हैं। ठीक है, तो केपलर 51d, ठीक है, वास्ट 193b या फिर वास्ट 193e, ये सब क्या है, तो सबके सब क्या है, तो एक्सो प्लैनेट है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बेस्ट नील वायरस, ठीक है, क्या है, बेस्ट नील वायरस, ध्यान में रखना है। वेस्ट नील वायरस क्या होता है, केरल ने वेस्ट नील फीवर के अगले मामले प्रकाश में आए, जो कि किसके वजह से होता है, तो केरल में वेस्ट नील फीवर के अनेक मामले प्रकाश में आए जो कि वेस्ट नील वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग संक्षेप में WNV भी कह रहे हैं। ठीक है, इसका कहां से आया, तो WNV को पहली बार युगांडा के वेस्ट नील जिले में देखा गया था। ठीक है, तो वेस्ट नील वायरस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि युगांडा में एक जिला है, ठीक है, जिस जिला का नाम था वेस्ट नाइल। ठीक है, नील नदी बहती है ना, तो उसी के नाम से वेस्ट नील रखा गया, इसलिए इस वायरस का नाम वेस्ट नील वायरस रखा गया। यह वायरस फ्लेवी वायरस जीनस परिवार का है। यह वायरस संक्रमित मच्छर विशेष करके जेनस कुलेक्स के काटने पे संचालित होता है। तो कौन से मच्छर के काटने पे होता है, जेनस कुलेक्स मच्छर के काटने पे क्या होता है, संचालित होता है, मतलब फैलता है। ठीक है, ये वायरस जाहिर सी बात है, ये इसका तो ये रोग का कारक हो गया। ठीक है, ये रोग का इसके वजह से होता है, लेकिन इसको फैलाने के काम कौन करता है, ठीक है, लेकर कौन आता है, तो इस वायरस के प्राकृतिक मेजबान की बात करेंगे तो कौन है, पक्षी है। ठीक है, तो पक्षी से फैल सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वेस्ट नील वायरस की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, युगांडा में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो वेस्ट नील डिस्ट्रिक्ट का ही नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये बताना है आपको, से ये वेस्ट नील वायरस की बात करेंगे, भारत में कहा इसके बुरे असर देखने को मिले थे, केरल में। ठीक है, केरल में बहुत सारे केसेस इसको देखने को मिले हैं। ठीक है, ये किसके वजह से होता है, ठीक है, किसके वजह से संचालित होता है, ठीक है, तो ध्यान रखें कुलेक्स मच्छर के वजह से। ठीक है, और बाहक, बाहक का मतलब होता है ना जो इसको फैला रहा है, वो कौन है, तो ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे प्राकृतिक मेजबान पक्षी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेजबान पक्षी। ठीक है, मेजबान पक्षी समझते हैं ना, जो पंछी जो बाहर से जो आती है वो इसको लेकर आ सकती है। ठीक है, तो ये पंछी नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है, लेकिन कारक किसके वजह से, कुलेक्स मच्छर। ठीक है, फलेरिया भी होता है ना कुलेक्स मच्छर के काटने से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किस राज्य में वेस्ट नील वायरस देखा गया, उसे फीवर के मामले कहाँ पे आ रहे हैं, तो केरल में। केरल। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आप चलते हैं, एआई इज मोर डेंजरस, पता ही है। ठीक है, एआई बहुत खतरनाक होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो बहुत सारे देश जो है ना एआई को लेकर कानून भी लेकर आ रही है। ठीक है, तो आप देखोगे कौन सा ऐसा देश है या फिर विश्व का प्रथम कौन सी संस्था जो एआई को लेकर कानून लेकर आई है, तो विश्व का प्रथम प्रमुख एआई कानून की बात करेंगे तो यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ ने एआई अधिनियम को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, और यह प्रथम प्रमुख कानून है जो कि एआई को विनियमित करेगा, मतलब एआई को मतलब क्या करे, रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो यूरोपियन संघ आपको ध्यान में रखना है एआई को रेगुलेट करने वाली पहली संस्था बन गई। कोई बताएगा यूरोपियन संघ में, एयू में, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, कितने, 27। 27, और भी कोई लोग,
ठीक है, 27 मेंबर जो है सो आपको ईयू में आपको देखने को मिलते हैं, कितने, तो 27 मेंबर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए ईयू का मुद्रा क्या है, इसका करेंसी क्या है, क्या है इसका करेंसी, यूरो। ठीक है, यूरो। यूरो को 20 देशों ने अपनाया। ठीक है, 27 में से 20 देशों ने यूरो को अपना लिया, और सबसे अंतिम देश की बात करें जिसने यूरो को अपनाया था, 20वां देश, तो कोर्सिया है। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ठीक है ना। अब आते हैं तो विश्व का प्रथम एआई कानून लेकर कौन आया, तो एआई लेकर आया। ठीक है, इस कानून में एआई के अनुप्रयोगों पर विशेष करके हाई रिस्क सिस्टम में सख्त नियमों का उल्लंघन करने पर भारी फाइन लगाए जाने की बात कही गई है। ठीक है, इस कानून एआई प्रौद्योगिकियों के विकास, पारदर्शिता, जवाबदेहिता में रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक एवं महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित करेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या आवश्यकता हो सकता है, मान लीजिए एआई की वजह से बहुत सारा भी हाल फिलहाल में क्या बनना शुरू होगा, फेक फेक इमेजेस वगैरह कोई बना देते हैं। ठीक है, बॉडी डबल करने का जो शिकायत वगैरह जो निकल आया था, हो सकता है मैं अभी बोल रहा हूँ चाहे कोई भी पर्सन है जो कि नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को दिखा रहा है, वो अब्यूज कर रहा है, ठीक है, गाली दे रहा है, फिर कुछ ऐसा दे रहा है, तो सब कुछ एआई की मदद से पॉसिबल है। तो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, रेगुलेट करने की आवश्यकता है, ताकि कोई व्यक्ति अगर इस तरह की हरकतें करे तो उसको मतलब उस कानून के अंतर्गत सजा दिया जाए। तो ऐसा करने वाला पहली संस्था की बात करेंगे, ईयू है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें कितने, 27 है। ठीक है, मुख्यालय की बात करें ब्रुसेल्स। ध्यान रखेंगे, एल एल एम ए आई सी जिनपिंग के विचारों पर आधारित है। ठीक है, तो चीन ने अपना एक एआई लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, एल एल एम। ठीक है, लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, किसके विचारों पर आधारित है, तो सी जिनपिंग की भाषा बोलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो चीन ने एक नए लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल का प्रयोग करना आरंभ किया है। यह मॉडल चीन के राष्ट्रपति, ठीक है, सी जिनपिंग के राजनीतिक विचारों पर आधारित है। राजनीतिक तौर पर इसे सी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए न्यू एरा कहा जाता है। यह योजना उन विस्तृत निर्देशों पर आधारित है जो ये बताते हैं कि किस प्रकार चीन ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियमों का पालन किया है। यह एलएलएम चाइना साइबर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था। हमको इतना नहीं ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है कि चाइना ने एक अपना एक एआई को लॉन्च किया है, इसका नाम है एलएलएम, जो कि मतलब सी जिनपिंग के विचार, उनके राजनीतिक थॉट्स, उन सब का मतलब क्या है, तो एक समृद्ध वर्जन है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे G6 कोलेबोरेशन। ठीक है, तो भारत में यूरोप, ठीक है, 6G कोलेबोरेशन को सुदृढ़ करेंगे। तो भारत भारत 6G अलायंस ग्रुप में इंडस्ट्री अलायंस 6G के साथ एक समझौता सहयोग पर हस्ताक्षर करेगा। यह साझेदारी 6G प्रौद्योगिकी को विकसित करने के सहयोग से बढ़ाएगी। ऐसे ही एक समझौते पर भारत पहले संयुक्त अमेरिका के साथ भी हस्ताक्षर कर चुका है। ठीक है, तो भारत ऑलरेडी मतलब क्या कर चुका है, हस्ताक्षर कर चुका है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का 6G अलायंस यूरोप के इंडस्ट्री अलायंस 6G के साथ, ठीक है, ये यूरोप की इंडस्ट्री जिसका नाम क्या है, अलायंस 6G के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। हालांकि भारत इसमें पीछे नहीं है, भारत इससे पहले भी यूएसए के साथ एक प्रकार का समझौता कर चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया भाई, 1930 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, बता ही देंगे ना आप लोग। चलिए अब आते हैं, देखेंगे और भी क्या प्रश्न है। ठीक है, आर्कटिक में बर्ड फ्लू की पहली वायरल मृत्यु देखने को मिली है। ठीक है, तो आर्कटिक में बर्ड फ्लू से पहली वायरल मृत्यु देखने को मिली है, कहाँ पे, आर्कटिक में। ठीक है, तो हाल में ही नॉर्वे के पोलर इंस्टीट्यूट क्रिश्चियन लाइडरसन के एक शोधकर्ताओं ने बर्ड फ्लू के वायरल से मृत्यु के पहले मामले की रिपोर्ट दर्ज की है। स्वालबार्ड आइलैंड में, ठीक है, 6 वायरल मृत पाए गए। ये आइलैंड उत्तरी ध्रुव से 1000 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। जर्मनी की एक प्रयोगशाला में मृत वायरल के परीक्षण में इसमें बर्ड फ्लू के वायरस की उपस्थिति की पुष्टि हो गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सकी कि बर्ड फ्लू का वायरस, ठीक है, H5N1 था या फिर H5N8 था। ठीक है, दोनों होता है ना, H5N1 एक होता है, ठीक है, N8। ठीक है, बर्ड फ्लू। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तो कहाँ पे पहला मौत दर्ज किया गया है बर्ड फ्लू से, तो ध्यान में आपको रखना है कहाँ पे, तो आर्कटिक में। ठीक है, आर्कटिक में बर्ड फ्लू से पहली वायरलस मौत हुई है। क्या लिखा हुआ है भाई, वायरलस मृत्यु, ये क्या होता है। ठीक है, हाल में नॉर्वे के पोलर इंस्टीट्यूट क्रिश्चियन लाइटसन ने एक रिपोर्ट शोधकर्ताओं में बर्ड फ्लू से एक वायरलस मृत्यु के पहले मामले दर्ज किए गए, कहाँ पे,
तो आर्कटिक में। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। चलिए आप देखेंगे 90 मिलियन वर्ष पुराने, ठीक है, मतलब 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर की खोज हुई है। ठीक है, ये डायनासोर तो था लेकिन ये शाकाहारी था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुरानी शाकाहारी डायनासोर के विषय में पता लगाया। कहाँ पे? तो अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ पे है? ठीक है। और अर्जेंटीना के आप जाओगे ना, छोड़िए रहने दीजिए। ठीक है, तो कहाँ पे? ब्यूनस आयर्स से, ध्यान में रखेंगे। तो अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने नए शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम है चकीसोरस, क्या नाम है? चकीसोरस नेकुल की खोज का दावा किया है, जो 90 मिलियन वर्ष पहले पेटागोनिया के उत्तर में, ठीक, क्रेटिसियस अवधि के दौरान रहता था। इस खोज का विस्तृत वर्णन क्रेटिसियस शोध नामक पत्रिका में दिया गया है। एक ऐसे अद्भुत जीव के विषय में बताता है जो अपनी गति एवं अनूठी पूंछ संरचना के लिए जाना जाता था। ठीक है, चकी सौरस नेकुल लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले उत्तर क्रेटिसियस अवधि के दौरान वर्तमान में, ठीक है, पेंटागोनिया में पाया जाता था। पेंटागोनिया का पठार बहुत पॉपुलर है। ठीक है, नाम क्या था डायनासोर का? चकीसॉरस नेकुल। ठीक है, और ये बेचारा शाकाहारी था। ठीक है, अब आते WHO। WHO भी चर्चा में आ गया। कोविड के समय तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, लेकिन अब भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में थे? वैश्विक मलेरिया रणनीति तैयार की है। ठीक है, फिर WHO ने 2030 के लिए वैश्विक मलेरिया रणनीति तैयार की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया के विरुद्ध प्रयासों में तीव्र वृद्धि के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति का अनावरण किया है। इसका लक्ष्य विश्व में, ठीक है, 2016 से 30 की अवधि में विश्व पटल से मलेरिया को जड़ से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है, पहले ही से था, मतलब 15 वर्षों के अंदर में विश्व से मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त कर देना था, लेकिन अभी भी मलेरिया का बहुत अधिक देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो मलेरिया अभी भी एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। 2022 में मलेरिया के 6,08,000 मौतें हुई तथा 249 मिलियन नए मामले प्रकाश में। ठीक है, 249 मिलियन जो है मामले आपको देखने को मिले प्रकाश में। ठीक है, मतलब 25 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, लगभग मौत कितनी हो गई? तो 25 करोड़ में से 6,08,000 लोगों की मौत हो गई। मलेरिया से होने वाले मौतों में 95% केवल दक्षिण अफ्रीका में दर्ज की गई। ठीक है, तो मलेरिया से होने वाले मौत में, ठीक है, 95% मौत केवल दक्षिण अफ्रीका में दर्ज की गई। इसी प्रकार मलेरिया के विश्व भर के मामले में 94% मामले भी दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। ठीक है, जितने भी मामले आपको विश्व में देखे गए उनमें से 94% मामले अकेले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। ठीक है, जो मौतें जो हुई है, ठीक है, 6,08,000 जो भी मौत हुई है, ठीक है, तो 6,08,000 में अब जो भी मौत हुई है, इसमें से लगभग 95% की मौत की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में ही पाए गए। ठीक है, और लगभग 249 मिलियन, ठीक है, लोग जो थे मलेरिया से, मतलब क्या, ग्रसित हुए। ठीक है, और मुख्य रूप से इसीलिए मलेरिया को लेकर फिर से एक नई वैश्विक मलेरिया रणनीति तैयार कर रही है WHO। हालांकि मलेरिया को लेकर ऑलरेडी इसकी एक रणनीति थी जो कि 2060 से लेकर 2030 तक थी, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं रही, इसलिए एक नई रणनीति लेकर आ रही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण, हमने बोला था सर पर्यावरण आज मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं जितना भी अभी पढ़ा हूँ सबसे पहले आप लोग से थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ, आप लोग सभी लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, नॉर्वेस्टर को लेकर आप देखोगे तो एक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, तो किस राज्य में बनाया जा रहा है बताइए? उड़ीसा। महाराष्ट्र, पुणे। उड़ीसा के कहाँ पे? नहीं। भद्रक। हाँ, अच्छा। ठीक है, तो उड़ीसा के कहाँ पे? तो ध्यान में रखना है उड़ीसा के, ठीक है, किस जगह पे? तो उड़ीसा का जो जगह जो था, क्या नाम था उसका? भद्रा। क्या नाम था उसका? भद्रा के भद्रक, भद्रक। ठीक है, उड़ीसा के भद्रक के चांदवाली में। ठीक है, बेवेक्स कॉलिंग के लिए, ठीक है, कौन सी संस्था जो है सिस्को के साथ साझेदारी की है, तो क्या बताएंगे? टाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टाटा कम्युनिकेशन। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, 3D प्रिंटेड रॉकेट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट टाइम? इसरो ने लॉन्च किया, जिसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है? PS4 इंजन लगा हुआ है, फिर PS5 इंजन लगा हुआ है? PS4 लिक्विड। ठीक है, PS4 इंजन लगा हुआ है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर बनाने के लिए किन दो देशों ने समझौता किया है, तो क्या बताएंगे? यूएसए एंड जापान। जापान। ठीक है, यूएसए और जापान ने इसके लिए कितने बिलियन डॉलर की समझौता हुई है, तो क्या बताएंगे? $3 बिलियन। और कहाँ पे इसके रिगार्डिंग मीटिंग हुआ है, तो क्या बताएंगे?
कहाँ पे हुआ है? कैंप डेविड में। कहाँ पे हुआ है? कैंप डेविड में। और लोग क्या कह रहे हैं? कहानी सुन रहे हैं, ठीक है? जब पूछा जाता है तो बताइए, ठीक है? कहाँ पे हुआ है? कैंप डेविड में, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे हुआ है? कैंप डेविड में, ठीक है? ध्यान में इसको रखना है। अब मैं बात करूँ आपसे, ठीक है? सॉरी इसको, हाँ, ये जो आपका जो यूज जो हुआ, जैसे सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसको CCE 200 कहते हैं, काफी अधिक चर्चा में था। तो इसमें जो प्रणोदक के रूप में, ठीक है, मतलब ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा था, वो क्या था? किसको ईंधन के तौर पे हम लोग प्रयोग कर रहे थे? तो लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीजन है एवं सबसे पहले केरोसिन सर, के, ठीक है? और ठीक है, रिफाइंड कैप्सूल। लिक्विड ऑक्सीजन एवं, हाँ, केरोसिन, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बताना को पायलट प्लस पीसी, ठीक है, को पायलट प्लस पीसी को किसने लॉन्च किया है? तो क्या बताएंगे? किसने लॉन्च किया को माइक्रोसॉफ्ट। पायलट पीसी को? माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। और इसमें कौन सी दो मतलब संस्था जो, इनमें कौन सी दो कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को सपोर्ट किया है? एक का नाम आसूस था और दूसरा का नाम क्या था? तो क्या बताएंगे? एसर, ठीक है, क्या नाम था? आसूस एंड एसर। बात करेंगे ब्लू ऑरिजिन का, ठीक है, कौन सा मिशन था जो कि 6 क्रू सदस्यों को लेकर स्पेस में गई है? क्या नाम था मिशन का? NS-25। क्या नाम था मिशन का? ब्लू शेपर्ड NS-25 मिशन 25। का था, ठीक है। और 25। NS-25 मिशन में जाने वाले जो भारतीय जो थे, उन भारतीय का नाम बताइए, क्या नाम था भारतीय का? गोपी थातुकर। ठीक है, क्या नाम था? गोपी, ठीक है। तो गोपी थोताकुरा, ठीक है। ध्यान रखिए, ये न्यूज सफेद कार्यक्रम के लिए ब्लू ऑरिजिन का कितने नंबर का मिशन है? 6 या 7? 7th नंबर का। बिल्कुल, कॉटन कैंडी जैसे घनत्व वाले, ठीक है, एक एक्सो प्लैनेट की खोज की गई, उसका नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? वास्प। हाँ, वास्प 193E है, लेकिन उसको सुपर फल्की भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात के वास्प 193B, या फिर बात करेंगे केपलर 51D, क्या है ये सब? एक्सोप्लैनेट। ये सब के सब एक्सो प्लैनेट है, ठीक है। बात करेंगे ये जो एक्सो प्लैनेट जो है, जो कि बृहस्पति के तुलना में कितना अधिक भारी है या फिर कितना अधिक हल्का है? 50। 17। 17 है, ठीक है, मतलब हल्का है, ठीक है, 17 है, ठीक है। और आकार की बात करेंगे तो एक्सो प्लैनेट जो है वो बृहस्पति के जुपिटर के आकार से कितना अधिक है? तो क्या बताएंगे? 50%। बिल्कुल, ठीक है, तो 50% अधिक है, ठीक है। वेस्ट नील वायरस की बात करेंगे तो किस राज्य में इसके बुखार देखने को मिले इस वायरस की वजह से? तो क्या बताएंगे? केरला। बिल्कुल, केरला में मिले। अगर बात करेंगे वेस्ट नील वायरस की बात करेंगे तो ये इसकी जो सबसे पहला असर जो था किस देश में देखने को मिला था? युगांडा। बिल्कुल, ठीक है। इसके कारक कौन है, ठीक है, किसके वजह से मतलब ये होता है, फैलता कैसे है? तो क्या बताएंगे? पक्षी के कारण। तो वाहक है ना, कारक पूछ रहा हूँ, ठीक है, कारक क्या है? मॉस्किटो क्यूलेक्स। क्विलेक्स, ठीक है, क्विलेक्स, मच्छर का नाम क्यूलेक्स है, ठीक है। बात करेंगे विश्व का प्रथम प्रमुख AI कानून लेकर कौन सा देश, मतलब कौन सा संगठन लेकर आ रहा? देश तो नहीं है ये, ठीक है, क्या है ये? बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन से लेकर आ रहा है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। क्या यूरोपियन यूनियन G20 का मेंबर है? हाँ, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। बताना शी जिनपिंग के विचारों पर आधारित चीन ने अपना एक AI मॉडल को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 6G कोलोबरेशन की बात करेंगे, भारत की संस्था के साथ, यूरोप की किस इंडस्ट्री के साथ 6G कोलोबरेशन करने वाली, उसका नाम क्या है? अलायंस 6G, ठीक है, यूरोप की इंडस्ट्री अलायंस 6G के साथ, ठीक है। अब बताना है आपको, क्या भारत इस प्रकार के समझौता पहले भी किसी अन्य देश के साथ कर रखी है या नहीं कर रखी है? तो क्या बताएंगे? किसके साथ? USA के साथ, ठीक है, ध्यान रखना है, USA के साथ। आगे आपको बताना ही है, हाँ, बताना है किस आइलैंड में 6 वायरलेस पाए गए जो कि मतलब बर्ड फ्लू से इफेक्टिव थे? वो आइलैंड का नाम बताइए। स्वालबर्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे। स्वालबार्ड आइलैंड, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है स्वालबार्ड आइलैंड? आर्कटिक रीजन में, ठीक है, आर्कटिक रीजन में, ठीक है। शाकाहारी डायनासोर की खोज की गई है अर्जेंटीना में, लेकिन वो स्थान का नाम बताइए जो कि वर्तमान स्वरूप में उपस्थित है, उसी के आसपास मिला, उस जगह का नाम क्या है? पेटागोनिया प्लेटो। पेंटोगोनिया, ठीक है। और वायरस का नाम, सॉरी, वो डायनासोर का नाम क्या था? चकीसॉरस नेकुल, ठीक है। बात करेंगे वैश्विक मलेरिया रणनीति लेकर कौन आया है? WHO, ठीक है, ध्यान में रखना है। सबसे अधिक मलेरिया के मामले कहाँ पे पाए गए? तो क्या बताएंगे?
अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बाकी हम लोग जो है सो पर्यावरण करवा दूं या फिर कल करवाएंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, या फिर या तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँ बिहार का, या फिर पर्यावरण बोलेंगे तो करवा दूंगा, ठीक है। बस 2 मिनट में आ रहा है, तब तक आप लोग भी चाय पानी पी लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं सर, पर्यावरण करवा दीजिए, थोड़ा सा ही है। तो इट्स ये सेशन कब से स्टार्ट है? 10 बजे से?
हाँ हेलो। हाँ, किन्हीं का कुछ डाउट था क्या? मैसेज की हुई थी। सेशन के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेशन जो होती है आपकी प्रतिदिन 9:30 के आसपास शुरू होती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा जैसे जैसे थोड़ा वेदर और ज़्यादा क्लोज टू विंटर होगा तो इसको कम कर देंगे, 9 बजे के आसपास कर देंगे। और बाकी जो इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स बिहार, करंट अफेयर्स बिहार हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जो भी बीपीएससी में जो भी बन सकते हो उस सबका डिस्कशन हम लोग करते हैं। कोशिश होती है क्लास में ही चीज़ों को याद करवा दिया जाए। बाकी बहुत सारे लोग तो केवल मेन से राइटिंग के लिए ज्वाइन किए हैं, तो वो समझिए यहाँ पे एक ऊपर से आपको बोनस एक तरह से दिया जा रहा है। मेन से राइटिंग तो हमारा बेस्ट होता ही, आप लोग अगर होंगे उस ग्रुप में तो देख रहे होंगे, अगर आप लिख रहे हैं तो। बाकी डिस्कशन की क्लास कहीं भी नहीं होती, लेकिन आप लोग को अवेलेबल करवाया गया है, तो प्रतिदिन सभी लोग 9:30 बजे से लाइव होके, ठीक है, इस क्लास को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ, बाकी सारी पीडीएफ वगैरह अगर कुछ चाहिए क्लास के रिगार्डिंग तो मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। जी। तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया जाए या फिर थोड़ा सा पर्यावरण और पढ़ा दिया जाए? इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। बिहार पर ठीक है, तो रहने देते हैं, धीरे धीरे ही पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप लोग क्या कीजिएगा ना, ये इन्वायरमेंटल वाला जो है पर्यावरण वो देख कर आइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ डाला गया, वॉल्यूम 7 का ग्रुप में होगा, एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट एवं सूचकांक देखकर सभी लोग आएंगे। 2 टॉपिक कल के क्लास में करेंगे। ठीक है। तो 2 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, रिपोर्ट एंड सूचकांक, और साथ में इन्वायरमेंटल के रिलेटेड टॉपिक है पर्यावरण, तो दोनों टॉपिक को कल के क्लास में करेंगे। तो ग्रुप में पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, सभी लोग पढ़ कर आइएगा। चलिए, केबीसी नैनो में हम लोगों ने पढ़ा था, शुरुआत ही हुआ था नहीं? अरे क्या आ गया, शुरुआत ही था। चलिए, पढ़ा दिया था, मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था, बस अभी से आप लोग से थोड़ा थोड़ा पूछ ले रहा हूँ। ठीक है। गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? गिरिया के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अली अलीवर्दी खान और सुजाउद्दीन के वो फैमिली वाले। गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन था, सरफराज खान होना चाहिए। ठीक है, अलवर्दी खान और सरफराज खान। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। अलवर्दी खान को बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है आपका 1733, 1734, 1735। कब किया गया था नियुक्त? 33। 33 में। ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ नाम दूंगा, इसमें से बताना है से इसमें से कौन कौन जो थे, ठीक है, मीर जाफर के शत्रु थे। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सुनिएगा। शौकत जंग, ठीक है, घसीटी बेगम, मीर मदान, मीर जाफर, इनमें से कौन कौन नहीं चाहते थे से सिराजुद्दौला एज ए शासक, एज ए किंग कंटिन्यू करे? मीर मदान को छोड़ के सारे। हाँ। ठीक है, बिल्कुल, मीर मदान को छोड़ के सारे। ठीक है। आप हमें ये बताएं, मीर जाफर को हटाकर सिराजुद्दौला ने किसे अपना, ठीक है, प्रधान सेनापति नियुक्त किया? मीर मदान को। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है। ये सिराजुद्दौला का शौकत जंग के साथ क्या रिलेशन था, जो कि पूर्णिया का नवाब था? ये मेरा भाई कजन था चचेरा उसका। भाई था। ठीक है, कजन था। ठीक है। घसीटी बेगम कौन थी उसकी? मौसी मौसी थी। ठीक है। तो शौकत जंग को पराजित करने के लिए, शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच एक लड़ाई होती है, ठीक है, एक युद्ध होता है जिसमें शौकत जंग मारा जाता है। उस युद्ध का नाम क्या है? ये क्या नाम है इस युद्ध का? मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो ध्यान रखेंगे, इस युद्ध का नाम क्या है? मनिहारी का युद्ध है। ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मनिहारी का युद्ध जो कि 1756 में हुई थी। ठीक है।
बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। स्मॉल डेट बताइए क्या है? 1757 तो सही है, स्मॉल डेट बताइए क्या नाम है? 23 जून, ठीक है, 23 जून आपको ध्यान में रखना है, इसका स्मॉल डेट है। प्लासी के युद्ध में, ठीक है, कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल, तो ध्यान में रखें, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे, ठीक है, कब होती है? 12 अगस्त 1765। बक्सर। ठीक है, 1765 में, ठीक है। तो 1765 में जब इलाहाबाद की संधि जब होती है तो रॉबर्ट क्लाइव ने दो उप दीवान बनाए थे, ठीक है। इसमें बंगाल के लिए किसे बनाया गया था और बिहार के लिए किसे बनाया गया था, क्या बताओगे? बंगाल के लिए खसा राजा खान। बंगाल इंडिया सिताब राय बिहार। तो मोहम्मद राजा खान की बात करेंगे तो बंगाल के लिए, सिताब राय की बात करेंगे तो बिहार के लिए, ठीक है। चलिए, अली गौहर की बात करेंगे जिसको हम लोग शाह आलम द्वितीय के तौर पे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। पटना को कब इसने घेर लिया था? 1760। 1760 में, ठीक है। लेकिन पटना के उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताए जिसने इसको मारकर भगा दिया वहां से, क्या नाम था इसका? बोले थे, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद करें, कैप्टन नॉक्स, ठीक है। ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अभी टीचर वाला जो एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। और ज्यादातर लोगों को नहीं पता था, ठीक है, सबने मिडल्टन आंसर किया था, गलत हो गया था, ठीक है। अब आता है बक्सर के युद्ध की बात करेंगे, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में, ठीक है। अब बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रही थी, मतलब कंपनी की सेना? हेक्टर मुनरो। बिल्कुल, हेक्टर मुनरो, ठीक है। चलिए, दो मुगल शासक का नाम बताइए जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, मतलब बिहार में हुआ, नॉट पटना। एक फारुखसियर है और दूसरा जो है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय के राज्याभिषेक की बात करेंगे तो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री जो थी वहां पे हुआ था, मतलब शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के पेंशन भोगी बनने वाला पहला शासक था, ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक, ठीक है, बिहार के किस शहर में हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है। बक्सर के युद्ध में आप देखोगे तो तीन तीन सेना को कंपनी सेना पराजित करती है। तीनों सेना में कौन कौन सा सेना था? किसकी किसकी सेना थी बक्सर के युद्ध में? मीर कासिम मीर कासिम, बिल्कुल। सिराजदौला सिराजुद्दौला नहीं होगा, सुजाउदौला, नॉट सिराजुद्दौला, ठीक है। सुजाउदौला अवध का नवाब। और यहाँ पे, ठीक है, मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तीनों को संयुक्त सेना को पराजित किसने किया? तो यहाँ पे कंपनी सेना जो कि हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में लड़ रही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिराजुद्दौला को मारने का श्रेय, ठीक है, मीर जाफर के पुत्र को जाता, उसका नाम क्या था? मीरन। ठीक है, मीरन, ठीक है, मीर जाफर का पुत्र का नाम क्या था? मीरन, ठीक है। बात करेंगे जब इलाहाबाद की संधि जब हो जाती है तो इलाहाबाद की संधि के बाद आप देखोगे बंगाल में डायर की, मतलब द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो कब से कब तक बंगाल में डायर की या फिर द्वैध शासन का समय काल है, कब से कब तक है? 1765 से 1772। 72 तक, 1765 से लेकर 1772 तक, ठीक है। ये जो पद्धति जो थी, ये दीवानी राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स अलग अलग होते थे, ये किसको श्रेय जाता है लागू करने का? रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, ठीक है। हालांकि इस चीज का जनक किसे मानते हैं, ठीक है, डायरकी का फाउंडर कौन थे जिसने सबसे पहले अपने विचार रखे थे, जिनकी किताब भी थी? बिल्कुल, क्या नाम था? तो लियोनस कार्टियस, क्या नाम था उसका? लियोनस कार्टियस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बता ही दिया था। थॉमस रम्बोल्ड एक ब्रिटिश अधिकारी है, ठीक है। कहाँ का इसका अधिकारी नियुक्त किया गया था? कहाँ का फैक्ट्री का अधिकारी नियुक्त किया गया थॉमस रम्बोल्ड को? पटना फैक्ट्री। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे जो यूरोपियन कंपनी जो बिहार में जब आते थे, बिहार से मुख्य तौर पे क्या चीज का व्यापार करते थे ये लोग? सोडा का। बिल्कुल, ध्यान में रखेंगे, सोडा का व्यापार होता था, ठीक है। सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, सोडा का व्यापार मुख्य रूप से करते, इसको साल्ट पीटर कहते थे, ठीक है। इससे क्या बनता था? तो बारूद वगैरह बनता था इससे, जो कि विस्फोटक पदार्थ था, युद्ध में प्रयोग ये लोग करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे सबसे पहले बिहार में किस यूरोपियन कंपनी ने अपनी फैक्ट्री डाली, तो क्या बताएंगे? डच कंपनी ने। कब डच कंपनी ने बिहार में फैक्ट्री स्थापित की, तो क्या बताएंगे? 1632। 1632 में। और ये फैक्ट्री की वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? पटना कॉलेज। पटना कॉलेज, ठीक है। और पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 1863 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब आते हैं जॉब चार्नोक की बात करेंगे तो पटना फैक्ट्री का प्रधान कब बनाया गया? जॉब चार्नोक जो कि कलकत्ता शहर का संस्थापक भी इसको माना जाता है, तो 1664 में, ठीक है, ध्यान में रखना है। शाइस्ता खान ने कंपनी के ऊपर कितने प्रतिशत के कर लगाने का मुगल शासक से अनुरोध किया था? कितना परसेंट? 4%, 5%, 3.5% या फिर 10%? 3.5। बिल्कुल, तो 3.5। 3.5% का मतलब क्या था? इसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कही गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी के वजह से कंपनी क्या करता है, क्षुब्ध होकर, मतलब जॉब चार्नोक ने क्या किया, हुगली शहर को मतलब क्या किया, ये क्या हुआ भाई, दिया। कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो शाइस्ता खान 1680 में अंग्रेजी कंपनी पे व्यापार पे 3.5% के कर लगाने से नाराज होकर जॉब चार्नोक को हुगली शहर को कब लूटा? 1686 में हुगली को लूटा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार में बंगाल में व्यापार करने के लिए कब मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिसको मतलब ब्रिटिश मैग्ना कार्टा के तौर पे जाना जाता है, काफी अधिक मतलब ये अधिकार दे दिए गए थे। कब था ये? हाँ, हमने बताया था, इसका मतलब ना 1700। यहाँ पे ना एक शिष्टमंडल गया था, मतलब कुछ लोगों का ग्रुपिंग था जो कि मतलब इनसे मिलने गया था, क्या नाम है इनका, फर्रुखसियर से। उस ग्रुप को लीड कौन कर रहा था? इसका नाम बोलता हूँ बार बार याद करने के लिए, जॉन सरमन, ठीक है। इसी ग्रुप में एक डॉक्टर था जिसका नाम क्या था, मिडल्टन, ठीक है। उसने मतलब किसका इलाज किया था? फर्रुखसियर का इलाज किया था। और इसी वजह से फर्रुखसियर ने संपूर्ण भारत तो नहीं, लेकिन भारत का ज्यादातर हिस्सा जो था ब्रिटिश के अधीन कर दिया। मतलब इसमें कहा गया था तो सूरत शहर से जितने भी आय वगैरह होगी सूरत बंदरगाह से 10,000 रुपया एक बार दे देना है फर्रुखसियर को, और संपूर्ण जो भी व्यापार वगैरह करेंगे वो टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। और पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने के एवज में 30,000 रुपये फर्रुखसियर को देने थे, और साल भर तक एक भी रुपया नहीं देना था। मतलब पूरी तरीके से दस्तखत के अधिकार दे दिए गए थे, मतलब टैक्स फ्री पूरी तरीके से व्यापार ये लोग कर सकते थे, ठीक है। तो 30,000 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और 10,000 में सूरत बंदरगाह, और साथ में कंपनी को अपना सिक्के ढालने की अनुमति भी दे दी गई थी, ठीक है। और कंपनी के ढाले हुए सिक्के जो भी कंपनी के अधीन जो क्षेत्र जो थे वहां पे मतलब ये सारे चल सकते थे। तो बहुत व्यापक अधिकार दिए गए थे। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये 1717 का था, ध्यान में रखेंगे। और उसमें शासक जो था फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर से जो लोग मिलने गए थे उसको लीड कर रहा था, उनका नाम जॉन सरमन था। उसमें एक डॉक्टर था जिसका नाम मिडल्टन था, जिसने फर्रुखसियर का इलाज किया था, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो आप देखा पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोला, और इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घुसखोरी प्रथा प्रारंभ हो गया। नवाब अलवर्दी खान के दबाव के कारण 1750 में पुनः इसको बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल के प्रयासों से फिर से 1755 में पटना फैक्ट्री को खोला गया। ये हॉलवेल वही हॉलवेल है जो कि मतलब काल कोठरी वाला, ठीक है, ब्लैक होल वाला जो नहीं हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में जो ट्रेजिडी जो हुआ था ब्लैक होल वाला, उससे जुड़ा हुआ था। ये भी एक पेशा से डॉक्टर ही था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे पुर्तगाली फैक्ट्री की बात करें, सूती वस्त्र में व्यापार करते थे मुख्यतः, ठीक है। और यहाँ पे डच की बात करेंगे, नीदरलैंड की कंपनी थी, 1632 में बनी थी। अनाज, सोरा, सूती वस्त्र में मुख्यतः ट्रेड करती थी, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी 1651 में बनी, नील सूती वस्त्र इसमें व्यापार करती थी। डेन कंपनी की बात करेंगे तो सबसे बाद में आई, 1774 में सूती वस्त्र को लेकर काम करती थी। चलिए, सैयद ब्रदर्स में दो सैयद ब्रदर्स के नाम कौन थे, जिनको शासक निर्माता या फिर उनको क्या बोलते हैं, नृप निर्माता या फिर किंग मेकर कहते हैं, क्या नाम था उनका? हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ठीक है। इसको किंग मेकर कहते हैं। और इसके सहायता से जो पहला जो शासक जो बना था उसका नाम क्या बताया था मैं, जो इनके सहायता से मदद से, फर्रुखसियर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्रुखसियर जो था, ठीक है। हालांकि बाद में फर्रुखसियर को इसने फर्रुखसियर ने इसकी हत्या कराने की सोची, लेकिन इसी ने प्लान करके फर्रुखसियर का ही काम समाप्त कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे मीर कासिम। मीर कासिम जो था काफी नाराज हो गया था ब्रिटिश से, तो इसलिए अपनी राजधानी परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद से राजधानी उठाकर कहाँ ले गया मीर कासिम ने? मुंगेर। मुंगेर ले गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश इनका फेस ऑफ होना शुरू होता है, तो इसको पटना हत्याकांड या फिर पटना मास्केर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कितने अंग्रेज सैनिकों को, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों को इसने हत्या करवा दी थी मीर कासिम ने? 148 148, ठीक है। ये घटना 1763 में थी, ठीक है।
और मीर कासिम ने, ठीक है, ब्रिटिश के विरोध करने के लिए किस उपनिवेशिक शक्ति से इसने संधि की थी? तो क्या बताएंगे, किसके साथ इसने मित्रता कर ली थी? फ्रांस के साथ। फ्रेंच के साथ। मैं पढ़ाया था सबको, ठीक है। रेवनी काउंसिल ऑफ पटना की बात करेंगे तो इसका गठन कब किया गया था, कब इसको फाउंड किया गया था रेवनी काउंसिल ऑफ पटना को? 1770 1770 में, ठीक है। और इस किसके अध्यक्षता में? अलेक्जेंडर जेम्स अलेक्जेंडर, ठीक है। इसमें और भी सदस्य कौन थे? तो रॉबर्ट पार्क एवं जॉर्ज बेंसी स्टार्ट, ठीक है। सन्यासी विद्रोह कब प्रारंभ हो गया तो क्या बताएंगे? 1770 1770 में। सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन था? पूर्णिया। बंगाल का पूर्णिया, ठीक है। ध्यान रखो, बंगाल का पूर्णिया, ठीक है। उस समय बंगाल में था, अब तो बिहार ही है, ठीक है। और यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का केंद्र बिहार में पूर्णिया था, ठीक है। अगर पूछा जाएगा मुंडा विद्रोह का, उसे संथाल विद्रोह का केंद्र बिहार में कौन था, तो भागलपुर वाला राजमहल इलाका। अगर पूछेगा बहावी आंदोलन का केंद्र बिहार में क्या था, तो पटना, ठीक है। ये तीनों मूवमेंट जो शुरुआत हुआ था बिहार से, बहावी, संथाल और ये क्या नाम है इसका यार, सन्यासी, ठीक है। इन सन्यासी। सबका जगह आपको याद करना है, ठीक है। बाढ़ अस्थायी बंदोबस्त को बिहार के क्षेत्रों में किसने लागू किया, क्या नाम था इसका? कार्नवालिस के द्वारा। कब लागू किया गया तो क्या बताओगे आप? 1793 में इसको लागू किया गया, ठीक है। चलिए, अब चलना है, हाँ, बिहार में अकाल कब पड़ा, पहला अकाल कब पड़ता है? 1770 में, ठीक है। फिर जाके 1783 में अकाल पड़ता है। और इसी अकाल को देखते हुए बिहार में किसकी स्थापना की जाती ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके? गोलघर। का ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो गोलघर का निर्माण किया जाता। गोलघर का जो इंजीनियर जो था, वास्तुकार जो था, उसका नाम क्या था? जॉन गास्टियन। क्या नाम था? जॉन गास्टियन। अगर पूछागा वह ये जो उस समय कंपनी के गवर्नर कौन थे जिसके समय में गोलघर का निर्माण किया गया तो क्या बताओगे? वारेन हेस्टिंग्स था। और थोड़ा समय में आप देखोगे तो कॉर्नवालिस भी आ जाता है, ठीक। कॉर्नवालिस कब गवर्नर का काल होता है? कॉर्नवालिस 1786 बनता है ना कॉर्नवालिस, ठीक है। तो गोलघर का निर्माण, हाँ, 84 से लेकर 86 तक है, ठीक है। इस समय कॉर्नवालिस भी आ जाता है, ठीक है। हमने कल बोला था से आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं, तो बिहार में ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, फिर जनजातीय विद्रोह, ठीक है। तो शुरू करें, यस सर। ठीक है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। ये पीछे का क्लास था मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पहला ही क्लास था और छूटा हुआ था, तो चलो रिवीजन करवा देते हैं। बाकी बिहार अच्छे से कर लीजिए क्योंकि बिहार से आपको 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करने, वो भी 30 क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री भी करना है, 22 से 23 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और साथ में आपको साइंस करना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट भी अगर आप चारों सब्जेक्ट अगर कर लेते हैं ना, ज्यादा बिना वेटेज लिए हुए, बर्डन लिए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, तो 100 से ज्यादा मार्क्स आपको यही 4 सब्जेक्ट आपको देंगे, ठीक है। तो समय कम है तो इसी 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर अपने आप को, ठीक है, आकलन करने के लिए इसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज लगाइए। ऑलरेडी आप देखोगे तो ग्रुप में प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो दिया गया है कंबाइंड करके 2 सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। एक मॉडर्न हिस्ट्री का और दूसरा साइंस का दिया था ना। रात में कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बिहार का भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ते जाए और उसका टेस्ट सीरीज भी लगाते जाए, ठीक है। तो आज रात तक में भी मिल जाएगी आपको बिहार का। फिर अभी करंट अफेयर्स का एक इसलिए बार वो नहीं दे रहा है कंबाइन वाला क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस का सेंड कर दीजिए ना, मेरे पास नहीं है ग्रुप में है, रिवीजन। ग्रुप में चेक कीजिए, ग्रुप में फाइल सेक्शन में जाइए, वहां पे सब कुछ डाला हुआ है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे फाइल सेक्शन चेक कीजिए, 50 MB का एक होगा, एक लगभग 100 MB के आसपास का होगा, ठीक है। फाइल में डाला हुआ, फाइल सेक्शन में चेक कर लीजिए। फिर भी अगर ना मिले देन टेक्स्ट मी, आई विल सेंड यू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये रिकॉर्डिंग में लगी हुई थी ये सब क्लास, ठीक।